कि मुझे भूल पाना न इतना सरल है, मुझे भूल पाना न इतना सरल है, पता है मिलन को तेरा मन विकल है। क्यों चौखट पे आकर मुझे देखते हो, क्यों चौखट पे आकर मुझे देखते हो, डगर में नज़र दूर तक फेंकते हो। क्यों पीते बिरह का ये तीखा गरल है, मुझे भूल पाना न इतना सरल है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने नौकरी करने के दौरान भी साहित्य का पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरी जिंदगी साहित्य में निकाल दी। चलिए मिलते हैं श्री साकेत सुमन चतुर्वेदी जी से। नमस्कार चतुर्वेदी जी। नमस्कार खरे साहब। चतुर्वेदी जी, जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया कि आपका पूरा जीवन रोजगार परक तो आप रहे हैं, साथ साथ साहित्य को आपने गले से लगा के रखा। ये यात्रा आपकी कब से शुरू हुई? ये यात्रा एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरा छोटा भाई था जी, और वो जब मैंने 8th पास किया था 68 में, तो छोटे भाई के जो है वहाँ माताजी को ट्रेनिंग में फादर ने भेजा टीचर्स के लिए, और 15 दिन का था। तो पहली कविता उसके बिछुए में वो ललितपुर गया, और मैं सकरार में रहता था जो जिले झांसी में है। तो उस समय मुझे उसका बिछुए बड़ा लगा, और मैंने सन करीब 68 या 69 के करीब एक मेरे मन में उस भाई के बिछुए में एक कविता की लाइन आई, और वो लाइनें थी कि मेरा छोटा भाई है वो, जन्माष्टमी के दिन हुआ था, बड़ा खिलौना लगे सलोना, घंटे भर दिन में रोता था, 14 दिन के बाद अम्मा की ट्रेनिंग का ऑर्डर आया था, बेचारा छोटा सा हेमू मेरे हाथों से बिछड़ा था। ये उस समय उसके छोटे भाई जो करीब लगभग हमसे 12 साल छोटा था, उसकी याद में मैंने एक कविताएं की लाइन। एक कवि मन का उद्गम तब हुआ, वो कवि मन का उद्गम तब हुआ माँ सरस्वती की कृपा से, और उसके बाद में कविता की यात्रा मेरी शुरू हो गई। और फिर लगातार उस जमाने में मतलब जो है श्रृंगार के ही गीत चला करते थे, सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। उस समय मनोरंजन का साधन ही वही हुआ करता। जी हाँ, मनोरंजन का साधन गांव में तो नौटंकी होती थी, रामलीला होती थी जी, और वहाँ पर जो है हमारे क्षेत्र में मऊरानीपुर जो है वो जल विहार लगते थे। जी जी। तो महालक्ष्मी में हमारे सकरार में भी जो है जब मऊरानीपुर के जल विहार के बाद जो लोग दुकानदार वगैरह रहते थे, झूले वूले वो सब सकरार में आके मऊ के बाद फिर सकरार में जल विहार ब्रेक करते थे वो। कुछ दिन जो है वो सकरार में जल विहार चलता था, मेला लगता था, उसमें रामलीला नौटंकी वगैरह भी होती थी। तो बुंदेली के आपके कार्यक्रम भी हुआ करते थे। तो एक्चुअल में क्या है कि बचपन हमारा 8th तक वो टोटल मतलब जो है वो ग्रामीण जीवन में ही रहा। तो बुंदेली तो हमारी लार में चूने वाली बात हो गई कि जहाँ हमें शब्दकोश की आवश्यकता ही नहीं रही। ये नोटघाट का पुल भी उस समय नहीं बना था। हम लोग जो है झांसी आते थे नावों में, कश्तियों में जी। और तो चतुर्वेदी जी, फिर आपकी यात्रा आगे कैसे बढ़ी? आपका आगे का जीवन ट्रैक क्या रहा? आगे का ऐसा रहा कि उसके बाद में फिर हम सकरार में, हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था, तो मैंने बाड़ी हम लोग साइकिल से जाते थे और जो फिल्में देखते थे। तो उस जमाने के जो फिल्मों की वजह से वो फिल्मी गीत गुनगुनाते गुनगुनाते स्वयं लिखना शुरू हो गया। और वो मैंने जो आपको बताया कि उद्गम तो वो हेमंत भाई की वजह से कविता का हो चुका था। वो अंकुरित कविता मेरी धीरे धीरे एक पेड़ का रूप लेती गई और फलती फूलती गई। उस दौर की कुछ रचनाएं आपको क्या याद हैं तो सुनाइए हमें दर्शकों को। जी हाँ, एक रचना जो है उस समय की है कि मुझे भूल पाना न इतना सरल है, मुझे भूल पाना न इतना सरल है, पता है मिलन को तेरा मन विकल है। क्यों चौखट पे आकर मुझे देखते हो, क्यों चौखट पे आकर मुझे देखते हो, डगर में नज़र दूर तक फेंकते हो। क्यों पीते बिरह का ये तीखा गरल है, मुझे भूल पाना न इतना सरल है, पता है मिलन को तेरा मन विकल है।
भले कितने प्रतिबंध अधरों को दे लो, भले कितने प्रतिबंध अधरों को दे लो, नहीं भूल सकते मेरे नाम स्वर को। चतुर्वेदी जी, इस रचना के बाद आप का फिर और यौवन कैसे अपनी रचनाओं में आया? यौवन ऐसे आया कि एक्चुअल में फिल्में देखते थे तो कुछ ये भी बात आई कि जो अपने आप पर गुजरी, और कुछ ऐसा हुआ कि जो नहीं गुजरी, लेकिन चूंकि वो दिमाग में सिचुएशन आती थी कि साहब यदि ऐसा होगा तो उस पर हम क्या लिखेंगे, तो वो हमारे आसपास की घटित बातें हुई। और चूंकि ये भी रहा कि मेरा एक बड़ा विरोधाभास रहा कि लिखता मैं पद्य में था और पढ़ता था मैं गद्य। अच्छा। उपन्यास कहानियाँ उस समय मनोरंजन के साधन थे गांव में, नौटंकी वगैरह जैसे हमने आपको बताया। तो उस जमाने में जासूसी उपन्यास कर्नल रंजीत बड़े हैं, आपके एबने शफी हैं, ये आपके सामाजिक उपन्यासों में प्रेम वाजपेयी, रानू जी, गुलशन नंदा, गुलशन नंदा की तो वो कटी पतंग भी। तो फिल्मों के इनसे जो है वो उपन्यास पढ़ना। और एक मैंने उस समय मतलब करीब जब 12 में पढ़ा तो 12th में मैंने एक उपन्यास लिखा था, रहस्यमयी आयताकार डब्बा। अच्छा। वो पिताजी ने, चूंकि पिताजी आदर्श अध्यापक थे, तो उन्होंने वो कॉपी देख ली और वो फेंक दिया। तो वो नहीं, अच्छा, वो उनके अनुकूल नहीं था। वो उनके अनुकूल नहीं। पिताश्री तो मतलब हमारे इतने थे कि बिना का गीतमाला उस समय हुआ करती थी। जी जी। तो उनने एक ही बैंड का रेडियो खरीदा था कि ताकि उसमें जो है नहीं, उसमें जो है वो खाली फिलिप्स बहादुर में समाचार सुनते थे, उसमें बिना का गीतमाला आती ही नहीं थी, शॉर्ट था ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों के यहाँ हम लोग जो सुना करते थे। अच्छा अच्छा। मुकेश बहुत अनुशासित। हाँ, बहुत वो थे। और चूंकि पिताश्री एकांतवासी थे, जी, बड़े कवि थे। उनकी कविताओं की किताबों में महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, ये हमारे यहाँ के उनकी भी बहुत पुस्तकें छपी, बहुत करीब उनकी 22 प्रकाशित किताबें हैं। अच्छा, पुस्तकों की बात आई चतुर्वेदी जी, तो आपकी भी कुछ पुस्तकें छपी हैं? हाँ, मेरी एक कविताओं की किताब जो है वो पिताश्री ने निकाली थी, लेखनी चलती रहेगी। तो मेरी जो डायरी है, इस डायरी को उनने देखा और इसमें जो कविताएं थी, मैं उस समय नेपाल गया था सपरिवार, तो उनने जो है वो उस डायरी में एक मेरी रचना है, लेखनी चलती रहेगी। तो सुनाइए हम लोगों को। तो वो जो है उसकी कुछ लाइनें मुझे याद हैं कि वो लेखनी जो है मैंने व्यक्तिगत नहीं है, लेखनी जो है वो लेखक के उस पर बतौर इस्तेमाल की गई है कि यह समय अनुकूल अपना रूप न उधरती रहेगी, यह समय अनुकूल अपना रूप न उधरती रहेगी, मुक्त अविरल ये हमारी लेखनी चलती रहेगी। तो ये सारे मतलब जितने भी साहित्यकार सृष्टि में हैं जी, उन सबको मैंने एक प्रतीक से लेखनी में लिया है जी, कि कुछ भी हो जाएगा, कितनी भी राजनीतिक गैर राजनीतिक सब कुछ, जब तक मनुष्य रहेगा ये लेखनी चलती ही रहेगी। तो मेरे पिताश्री ने उसको ही टाइटल बना के लेखनी चलती रहेगी एक काव्य संग्रह एक पेज का हर कविताओं के लिए दिया था। तो वो पिताश्री ने हमें जब दिवाली आई और प्रकाशित हुआ उसके बाद उन्हें उपहार स्वरूप भेंट की। अच्छा, मतलब सरप्राइज थी। मेरे एक मित्र ने ही मुझे बताया था कि उन्हीं को खाली मालूम था कि पिताजी ने ये किताब डाल दिए और माताजी ने कहा था कि भाई आपने इतनी किताबें निकलवाई हैं तो उसकी निकलवा लीजिए। तो वो उनने हमारे अनजाने में उनने वो किताब निकलवाई। साकी जी, आपका मतलब जो जीविकोपार्जन का क्या रहा? क्योंकि एक कभी मन जो है खाली पेट तो कुछ लिख नहीं सकता। तो क्या रहा आपका? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैंने जीविकोपार्जन के बारे में महसूस किया था। उसका रीजन ये था कि मेरे बाबा जो है वो एक्सपायर हुए तो मेरे पिताजी सबसे बड़े थे, वो 13 साल के थे। तो 3 भाइयों एक बहन की और माँ की जिम्मेवारी पिता पे थी। तो उनने खेती भी की, पढ़ा भी, गरीबी में रही। और माताजी जो है हमारी एक बड़े संस्कार वाले संपन्न परिवार की थी, लेकिन पिताश्री
और माता जी एक गरीब परिवार का, एक कर्मकांडी परिवार का, उन दोनों के बीच हमारा सामंजस्य रहा। तो मैंने गरीबी तो नहीं देखी, लेकिन जो पिताजी की थी, दादी वगैरह बताती थी, तो वो मैंने महसूस किया। और मैंने सबसे पहले कि भूखे भजन ना होए गोपाला तो उसमें ये था कि भाई यदि रोजगार नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। जी जी। तो मैंने ये लेखन तो चला, लेकिन सर्वोच्च वरीयता दी कि मैं कैरियर को, और उसके लिए मुझे मार्गदर्शन मेरे पिताजी का रहा कि उनने उस बात को मुझे बताया। और मैंने देखा कि कविता से बड़ा चूंकि कैरियर है, या तो बिजनेस हो या ये, तो वो बिजनेस के गुण तो हमारे परिवार में रहे नहीं, सब लोग शिक्षा विभाग में रहे, मैं भी लेक्चर बनने की सोचता था। तो वो एक उस पर हमने लिखा था दोहा जी, कि जिसमें आपने कैरियर की बात की है कि कैरियर माने अर्थ, तो अर्थ यानी धन के बिना सब व्यर्थ है। तो हमने लिखा कि जिसके घर में हो गया चूल्हा जलना बंद, जिसके घर में हो गया, दो लाइनें हैं ये हमारी, दोहा तो नहीं कह सकते हम, कि जिसके घर में हो गया चूल्हा जलना बंद, उसको ना अच्छे लगे फिर कविता के छंद। जी। तो मैं ये जानता था, तो इस पक्ष को मैंने हमेशा सबल रखा। तो फिर आप कैरियर के लिए आपने कैसे आप आगे बढ़े, कहाँ कहाँ आपने जॉब किया? मैं 1980 में राजकीय जिला पुस्तकालय झांसी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त हुआ, और वहाँ पर हमारे जो उपन्यास में सामाजिक पढ़ता था, तो मैंने वहाँ पर देखा कि भाई इतना तो जानता था, चूँकि हिंदी हमारा सब्जेक्ट था, इंटर हम साइंस बायोलॉजी से थे, फिर हमारा कॉमर्स अर्थशास्त्र रहा, लाइब्रेरी का तीनों विधाएं देख डाली, लाइब्रेरी का भी रहा, और हिंदी जो पाठ्यक्रम में हिंदी होती थी तो पढ़ने का गद्य का शौक था। तो उस समय हमने बंगला के जितने भी राइटर थे उनके सारे के उपन्यास पढ़े, लाइब्रेरी में होने का फायदा उठाया। और महाश्वेता, शंकर, समरेश बसु, बिबल मित्र जो हम लोगों के रेलवे के रहे हैं, ये आपके शरद चंद्र जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सबको हमने खूब पढ़ा। और मैं एक काम ये भी करता था कि हिंदी के जो शब्द उन किताबों में, उपन्यासों में पढ़ता था, कठिन होते थे, मैं उन्हें एक कागज पे नोट कर लेता था जी, और अपने लाइब्रेरी की डिक्शनरी से तो उनको उस रफ कागज पे उतार के घर पे फिर कॉपी पे रखता था। तो वो एक जमाने तक ये रहा कि मैं करीब 80 से 85 तक राजकीय जिला पुस्तकालय में मात्र हिंदी में लिखता था। फिर मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई आप गीत लिखा करते हैं, तो गीतों की ही वजह से मैंने जो है उनके कहने से सन 80 में मैंने अपने 8-10 गीत और छतरपुर आकाशवाणी भेज दिए थे रजिस्टर्ड के उनका वो रहे, वो किसी से कहा नहीं। उस जमाना तो 80 में आकाशवाणी का था जी। कुछ वो गीत आपको याद आते हैं जो बहुत आपको लोकप्रियता के ऊपर ले गए? उस समय का के गीत जो है वो आपके एक कुछ पंक्तियां हैं। उस समय तो मतलब ऐसा रहता था कि युवावस्था में जी वो गीत था आपका एक, जिसे एक्चुअल में मैं फिल्मी गीत और वो उसमें था प्रभाव में था, तो वो श्रृंगार के प्यार के गीत होते थे और प्यार ही की कहानियां और वो सब चलती थी। और कहा जाए तो उम्र की मांग भी थी, कंपनी बाज भी थे। हाँ। दोस्तों में बैठा करते थे खूब, वहां पर फिल्मों की बातें, गीतों की तो वो होता था। तो ये गीत उस समय था कि ले ले के नाम तेरा पुकारा करेंगे हम, ले ले के नाम तेरा पुकारा करेंगे हम, आंखों में बंद करके निहारा करेंगे हम, पिघलो ओ बेरहम जरा पत्थर नहीं बनो, पिघलो बेरहम जरा पत्थर नहीं बनो, कब तक तेरे बिना यूं गुजारा करेंगे हम, ले ले के नाम तेरा पुकारा करेंगे हम। और मुझको भले ही तुम बेगाना मानना, मुझको सदा भले ही तुम बेगाना मानना, अपना तुम्हें बताने इशारा करेंगे हम, और चाहे लगे किनारे
या डूबे भंवर के बीच, चाहे लगे किनारे या डूबे भंवर के बीच, और तूफान में एक तेरा सहारा करेंगे हम, ले ले के नाम तेरा पुकारा करेंगे हम, और आंखों में बंद करके निहारा करेंगे हम। साकिब जी, अब मुझे एक बड़ा रूमानी प्रश्न समझ में आ रहा है। जब आप इतने रोमांटिक और इतने श्रृंगारिक कवि के रूप में स्थापित थे, तो कभी आपको व्यक्तिगत रूप से मोहब्बत हुई? देखिए, एक्चुअल में क्या था कि बड़ी कठोर मर्यादाएं थी। इच्छा हुई, कभी माहौल मिला? इच्छाएं हुई, अनंत हुई, माहौल भी मिला, लेकिन उस एक जगह मैं आपको बताऊं कि माँ से बड़ा स्नेह था, पिता की मर्यादाएं थीं। उस समय कोई एजुकेशन तो नहीं थी, लेकिन माताजी हमारी प्रधान अध्यापिका थी, तो बच्चियों का आना जाना हमारे यहाँ था। तो वो एक भावना हुई, लेकिन किसी से वो बात नहीं हुई, डर के मारे। मन की बात मन में रह गई। मन की बात मन में ही रह गई। और वो ऐसा चला कि हम अपना सोचते रहे। इतना ही होता था उस समय कि नैनों से सामने वाले को देखना, मुस्कुराना है, और उससे आगे ना बढ़ पाने का कि कहीं घर में शिकायत हो जाएगी। भय जो है अंदर, प्यार, ऐसा प्यार जो डरा हुआ प्यार अंतस में जो है वो विद्यमान रहा, और वो रचनाओं में जो है आता रहा। फिर आप रेलवे में भी आपने जॉब किया, जैसा कि मुझे पता है। कब आए रेलवे में आप? मैं रेलवे में एक्चुअल में 85 में, हमारे यहाँ सारे लोग चाचा वगैरह, और झांसी में एक तरह से हम लोगों का चार बाबा का परिवार है। तो 85 में मेरे एक मित्र थे चौहान सकरार के, वो महाराष्ट्र में थे, अहमदनगर में स्टेशन मास्टर थी। तो उनने मेरा फॉर्म डाल दिया था, तो मैं 85 में जो है कॉमर्शियल क्लर्क होकर पोस्टिंग मुझे पूना में मिली। 80 से मैं छतरपुर आकाशवाणी जाने लगा था, और वहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, जो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, लोगों ने पूछा, वो ये था कि 80 के दौरान जी रेडियो का महत्व आपके टीवी जैसा था। हाँ। और मेरे, जैसे बुंदेली में कहते हैं, अस्फेर माने क्षेत्र जी, 10 गांवों तक जब ये लोगों को पता पड़ा, मेरे पिताश्री को जब डाक मिली, तो मेरा कांटेक्ट आकाशवाणी छतरपुर का 80 में आया, तो पिता बोले कि क्या तुम कविता लिखते हो? जी। तो हमने कहा कि नहीं। तो बोले भाई ये आकाशवाणी से आपका कांटेक्ट कैसे आया? अब चूंकि पिताजी संघर्ष की कविता लिखने वाले थे, हमें प्रेम गीत वाला आदमी, तो हमने 4-5 लोगों की गोष्ठी रखी। तो हम बड़े सब परेशान, क्या सुनाए उन्हें, पिता के सामने श्रृंगार को कैसे वो तो वो टालते रहे। फिर उन्होंने कहा भाई मैं तो लिखता हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं बुलाया। हमने कहा उसका प्रॉपर है, आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा जैसे नौकरी में करते हैं। आपने उन्हें दिशा दिया। तो उनने खैर उनने नहीं कुछ किया। और रेलवे में फिर मैं वही कॉन्टेक्ट, दूसरी जो मैं बताऊं कि वो आकाशवाणी छतरपुर के उस कॉन्टेक्ट से मुझे पूना आकाशवाणी में कार्यक्रम मिलना शुरू हुए। वहीं से फिर जो है रजत जयंती समारोह था, तो आकाशवाणी में वहाँ डॉक्टर दुर्गा दीक्षित जो हिंदी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी वो आती थी। तो वो टॉक के लिए आई, जब उनने मेरे गीत सुने तो उन्होंने कहा क्या चतुर्वेदी जी आप आएंगे मेरे आकाशवाणी? हमने कहा वहाँ विश्वविद्यालय। तो उनने हमें आमंत्रण दिए। फिर मैं पुण्य विद्यापीठ जाने लगा। फिर वहाँ पर आपका शिमला ऑफिस जो मौसम विज्ञान है, आपका DIDO है, R&D है, NDA है, सारे जगह जहाँ भी हिंदी के प्रोग्राम हुआ करते थे हिंदी दिवस पर, तो वहाँ हम लोगों की एक टीम टाइप थी, और ग्रुप बन गया था। और एक ग्रुप को जो है सारे लोग वहाँ जाया करते थे। और स्थानीय उसमें जो है आपको मेरे एक इसमें पहला अंतरा में एक नीरज जी के टाइम का संस्मरण भी है। जो नीरज जी जब जिंदा थे तब मैंने वो संस्मरण लिखा था। रजनीश आश्रम में हम लोग जब जो है थे, वो नीरज जी वहाँ कवि सम्मेलन का संचालन किया। तो ये चला। इसके बाद में जो है वहाँ आकाशवाणी से जब ये बात हुई तो FTTI जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ जो है से हमारे लिए आया। और
कंट्रोलर ऑफ प्रोग्राम दूरदर्शन उस समय केपी नाम्बियार साहब थे दिल्ली में जी। तो वो उन्होंने एक युवा उसके लिए जो है राष्ट्रीय एकता के ऊपर जो है एक पिक्चर बनाई, उसे दूरदर्शन पे दिखाया गया। ये करीब 90 की बात है। तो वहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट में जो है बाकायदा फिर हमें एक नया अनुभव मिला, मेकअप होने का, ये सब होने का। वहाँ शूटिंग हुई। अब तो खैर बड़े अच्छे कैमरे आ गए हैं, उस समय 3 कैमरे सामने थे उनके थिएटर में। तो वो फिल्म दौर अलग ही था, वो दौर अलग था। ये 90 के आसपास। तो चतुर्वेदी जी, झांसी फिर आप कब आना हुआ आपका झांसी? और दूसरा मैं ये बताऊं कि रेलवे पूना ने मुझे बहुत दिया। रेलवे के जोनल ऑफिस में हम हर साल जो है वहाँ कवि सम्मेलन में जाया करते थे, जब ये अपना बॉम्बे जोन था। कवि और कविताओं के मामले में आप पूना में आप ज़्यादा फलीभूत हुए, क्या हुआ उसमें? जी हाँ, वहाँ पर हमको अच्छे लोगों का सानिध्य भी मिला। आपके आगे के दूसरे सप्तक के कवि थे पंडित हरनारायण व्यास जी, जिनकी कर्मभूमि जो है वो यहाँ रही भोपाल। आकाशवाणी में वो वहाँ क्लर्क थे। उनकी प्रेरणा से मैंने नई कविता लिखना सीखा। पहले मैं ये जैसे कहें कि वो गीत, गज़ल, दोहा ये सारे लिखा करते थे। और आपके बुंदेली गज़ल जो मेरी लगभग 84-85 में छतरपुर से बुंदेली गज़ल जो है उसका कांटेक्ट भी बुंदेली गज़ल के नाम से ही हमारे पास में रहा। एक जुंदैया थी, एक बिन्नू थी। कुछ ये रचनाएं अगर आपको याद आती हैं तो आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। और ये जो है ओम शंकर खरे मंजरनामा लिखते थे, जिसपे मेरी 3 बुंदेली गज़लों के ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल्स लिखा था जी, दैनिक जागरण में जी। ये 92-93 के आसपास की बात है। तो वो बुंदेली गज़ल जो है सुनाइए हमारे दर्शकों को। तो उसमें गज़ल तो श्रृंगार पर है और बड़ी उस पर शिवकेंद्र जी का आशीर्वाद रहा, क्योंकि बुंदेली में उस समय लोकगीत, गीत और ये सवैया और ये सब थे, लेकिन बुंदेली की गज़ल नहीं थी जी। तो बुंदेली की गज़ल जो हमारी पहली थी वो आपकी श्रृंगार में थी, वो है जुंदैया। तो सबको जी चुरात है, जुंदैया माने होता है चांदनी। तो आप देखें कि ये उसमें कुछ नए प्रतीक हैं। सबको जी चुरात है ते बारी जुंदैया, और मन का बहुत भात है ते प्यारी जुंदैया जी। सबको जी चुरात है ते बारी जुंदैया, मन को का बहुत भात है ते न्यारी जुंदैया। और रूखन की ई डंगार ऊ डंगार पे, रूखन की ई डंगार ऊ डंगार पे, टुनंग टुनंग कुंदक बे मतवारी जुंदैया। सबको जी चुरात है ते बारी जुंदैया। और एंगर को न सुजात अंधियारे में, पास में हाँ। तो एंगर को न सुजात अंधियारे में, और तनक में मिटात रात कारी जुंदैया। क्या बात है। तनक में मिटात रात कारी जुंदैया। तो और बदरई की धुतिया से आंग ढांक के चित्रण देखें आप जी। इस गज़ल में बुंदेली के कुछ नए प्रतीक, नए प्रयोग हुए हैं जी। कि बदरई की धुतिया से आंग ढाक के, और लगत है कतकारी सी न्यारी जुंदैया। क्या बात है। बदरई की धुतिया से आंग ढाक के, लगत है कतकारी सी न्यारी जुंदैया। और एक खरपतवार होता है आपका, उखाड़ते हैं, हाँ, गेहूं के साथ में लिपट के चलता है। तो उसको हम लोग जो है कुछ जगह अकरी बोलते हैं, और हमारे यहाँ जो है झांसी जिले में उसको हिंचरू बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो आप देखिए कि अभिशार का दृश्य है एक, कि क्या है। और पलपट आप जानते होंगे कि हरा चना होता है जी। उसको घेंटी, हरे चने की जब हम जैसे ही घेंटी को दबाते हैं तो पट की आवाज आती, बूट। और उस घेंटी को जब पलपट कहते हैं जी जी। पलपट जो है। और उसकी आप देखिए कि मैंने जो प्रयोग किया है कि वो बच्चे की किलकारी जी, बच्चे की किलकारी का वो चने की घेंटी के जो है वो पलपट की जो आवाज पट है, वो चांदनी को उससे जोड़ा गया है जुंदैया को। तो वो देखिए आप जी जी। कि अभिशार का ये संयोग का बड़ा एक अच्छा बन पड़ा माँ सरस्वती की कृपा से। जिसे कि हिंचरू सी सबरें जब लिपट जाते, तो हिंचरू सी सबरें जब लिपट जाते,
तो पलपट सी देत है किलकारी जुदैया। क्या बात है। हिंचरू सी सबरें जब लिपट जात है तो पलपट सी देत है किलकारी जुदैया, और सबको जी चुरात है ते बारी जुदैया, मन का बहुत भात है ते न्यारी जुदैया। तो ये संयोग के बाद में जब वियोग की स्थिति आती है तो आपने सुना देखा होगा एक जानवर होता है सेई, जिसके कांटे होते हैं शरीर। जी जी। तो हम लोग जो अपने वहाँ एक छोटी सी टोरिया पे जाते थे झरवेरी के बेर खाने, वहाँ सेई जानवर के कांटे पड़े रहते थे लंबे लंबे। तो वो वियोग में हमने वहाँ से उठाया था कि सेई के कांटे सी गुच्छ जात है, नायिका को चांदनी सेई के कांटे की तरह चुभती है कि सेई के कांटे सी गुच्छ जात है, और रात दिना दुखत है दुखियारी जुदैया, सबको जी चुरात है तंबारी जुदैया। और इसी तरह 3 गज़लें हमारी जो छतरपुर आकाशवाणी से बुंदेली की निकली थी, उनमें एक बुंदेली की बिन्नू भी थी। हम सुनाइए। तो बिन्नू का मैं एक कुछ अंतरा कुछ याद आते हैं जी कि टुंजा जैसी नोनी तोरी नाक है बिन्नू, टुंजा जैसी नोनी तोरी नाक है बिन्नू, और कलींदे की फांक तोरी आंख है बिन्नू। अच्छा। टुंजा जैसी नोनी तोरी नाक है बिन्नू, और कलींदे की फांक तोरी आंख है बिन्नू, और तोरे संग रसियन की नार सी चले। नार होता है जो जानवर जाते हैं उनके इकट्ठे समूह को नार बोलते हैं। जी जी। तो युवती के जो है बिन्नू और धना में अंतर है। बिन्नू जो है युवती जो है अविवाहित कही जाती है। जी। तो वो रसिया जो होते हैं उसके पीछे करने वाले वो ऐसे चलते हैं जैसे कि पूरा नार जानवरों के पीछे। तो वो तुलना की गई है कि तोरे संग रसियन की नार सी चले, और हंसी के लगोदन की हाँख है बिन्नू, टुंजा जैसी तोरी नाक है बिन्नू, कलिंदे की फांक तोरी आँख है बिन्नू। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में जुड़ती रहीं, और मेरा अपना ये मानना रहा कि ज़्यादा लिखने से अच्छा और बेहतर लिखा जाए, कम लिखा जाए, कोशिश रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरे के लिखा तो सब कुछ जा चुका है। अच्छा तो चतुर्वेदी जी, आपने इतना लिखा तो आपको कहाँ कहाँ सम्मानों से नवाजा गया? सम्मानों में तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे पहला तो सबसे बड़ा सम्मान ये था कि जब हमारा पहला आकाशवाणी प्रोग्राम था तो पूरे क्षेत्र के लोगों ने जो कविता ही नहीं जानते थे उनने रेडियो खोल रखा था कि आज हमारे महाराज का कार्यक्रम आ रहा है। यानी मतलब उससे बड़ा सम्मान तो मैं कोई नहीं मानता हूँ। क्योंकि वहीं पूना यूनिवर्सिटी में जैनेन्द्र कुमार जी ने जो उपन्यासकार थे उन्होंने कहा था कि जिनके ऊपर पीएचडी हुई, और उन्होंने कहा कि एक पोस्ट कार्ड में आज तक रखी हूँ जिस पर बोले जैनेन्द्र कुमार बीए लिखा गया था, और मैं बीए नहीं था। अच्छा। तो यही बात जो उनकी थी कि बोले वो उनका सम्मान था। और वैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सौभाग्य रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि रजनीश आश्रम में जुड़ा रहा। मैं रजनीश का चेला तो नहीं था, वहाँ कवि सम्मेलन में पहुँचा, पूना में वहाँ गए, बॉम्बे में राम रखमहर जी के संचालन में निदा फाजली, आपके जलालाबादी, आस्करण अटल और ये शैल चतुर्वेदी जी, इन लोगों के साथ मुझे कवि सम्मेलन में काव्य पाठ का मौका मिला जी। ये नव भारत टाइम्स में बॉम्बे ने उसकी जो है रिपोर्टिंग की थी। तो वहाँ से मैं, और सम्मानों की तो आप समझिए कि उस समय मंचों पर और खूब जाना आना हुआ करता था। और अच्छा, एक इसमें सवाल मैं ये जोड़ता हूँ कि जब आप रेलवे में थे तो ये सब के लिए समय निकाल पाते थे? रेलवे से कोई अवरोध वगैरह या कोई मुश्किल आई हो अपने कामकाज के दौरान? नहीं सर, ज्योति जी एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं तो मतलब ये रहा कि हर एक को सहयोग करने वाली प्रवृत्ति रही, तो मुझे सारे लोगों ने बड़ा प्यार दिया। मुझे सुखी जीवन ज़्यादा मिला है। स्वास्थ्य को आप छोड़ दीजिए उम्र के हिसाब से, अन्यथा मेरे स्टाफ या मेरे ऑफिसर्स जो भी थे सब मुझे कोऑपरेट करते थे।
मतलब ये हो मतलब जाता, नौकरी कहीं अवरोधक के रूप में नहीं रही। नहीं, नौकरी अवरोधक में नहीं रही, बल्कि ये कहें कि अभी जो रेलवे की देन है कि मुझे रेलवे का एक अपना परिवार जैसा बहुत बड़ा संसार साहित्य का मिला है, जो दुनिया भर में फैला है, जिसमें विमल मित्र जैसे हैं, केएल पांडे साहब हैं, हमारे जो है वो शर्मा जी हैं, शशि जी ने जो मथुरा के हैं रेलवे वाले, उन्होंने तो रेलवे कर्मचारियों का एक पूरा मतलब जो है परिचयात्मक जो है ग्रंथ छापा है दिनेश पाठक शशि जी ने। और मेरे एक चूंकि एक मित्र थे आपके, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, इलाहाबाद की जी, तो वो जो है उनने तो कि मेरे साथ चलता है सारा हिंदुस्तान, तो ट्रेन के साथ में उसमें राष्ट्रीय एकता भी है, हर धर्म के हैं, हर जगह। तो रेलवे से को तो साहब मैं अपने लिए मतलब जैसे मैं कहूँ कि रेलवे मेरा परिवार है, मेरे जीविकोपार्जन का रहा। रेलवे ने मुझे हर तरह से तन मन धन से समृद्धि ही प्रदान की है। साकेत जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि आने वाले कल में कुछ और भी आप रचनात्मक मुद्दों पे कुछ विशेष सृजन कर रहे हैं? देखिए, विगत जैसे मैंने आपसे कहा कि दिमाग में ये अलग रहा, तो सब कुछ वहाँ पूना के बाद में घर की परिस्थितियों की वजह से जब मैं लौट के आया तो यहाँ चूँकि पिताश्री को की रचनाएं वगैरह जागरण में चाचा दे देते थे, पिताई तो एकांत स्वभाव के थे, तो फिर वो बाद में टाइम पास के लिए गोष्ठियों में आने लगे थे। तो पूना के बाद में फिर झांसी आने के बाद में आप ये माने कि आपके क्षेत्र का, शहर का, इन सारी चीज़ों का साहित्य में महत्व है, पहले भी था। आज जैसे आपका प्रयागराज है, बनारस है, बिहार में आपके तमाम शहर हैं जो साहित्य के थे, लेकिन राजनीति की वजह से दिल्ली ही अब साहित्य का गढ़ माना जाने लगा है। तो झांसी अब तो खैर सोशल मीडिया का है, जैसे आपका बंजारा बीट्स में है, तो हम सारे लोगों पे, तो हम लोगों के टाइम में ये सारी उतनी सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। तो झांसी में लौटने के बाद में घर और गोष्ठियाँ और ये छोटी मोटी मंच जो अभी भी जा रहे हैं अब तो मंचों पे जाना कम कर दिया है और स्वास्थ्य की और पारिवारिक कारणों से। लेकिन यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास में 70-80% दूसरों के अनुभव हैं जीवन में, चाहे वो रचना के साहित्य में। मुझे मतलब जो है, मैं ये तो नहीं दावा करता कि मेरे पास अब गजल है, कि बहर है, कि छंद पंद, मैंने अनुभूति और अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है। साकेत जी, अब आप हमें कोई ऐसी अपनी रचना हमारे दर्शकों को सुनाइए जो जिसकी वजह से आपकी लोकप्रियता में 4 चांद लगे थे, चाहे वो बुंदेलखंडी में हो और चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो श्रृंगार की हो या अन्य कुछ। तो देखिए, मैं पहले तो आपको कुछ जो आपको बता रहा था कि अलग पहचान के लिए एक मैंने, कुछ लोगों ने विगत कुछ सालों से मैं दोहा लिख रहा हूँ जी, और लोगों ने पसंद भी की है जी। और दोहा उनने, तो एक बार ऐसी बात हुई, तो मेरी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक इसी उसमें है कि एक दोहा लिखा था कि उनने तो काफ़ी लिखा लेकिन सब बेकार। बड़े बड़े जो है लोग महाकाव्य लिख चुके, लेकिन वो बात जो आती है कि बेहतर लिखा जाए, देखो आपने कहा कि बेहतर होना चाहिए, तो ये दिमाग में ज़्यादा रहता है। तो उनने तो काफ़ी लिखा लेकिन सब बेकार, 100 पन्नों में भी नहीं 2 लाइन दमदार। तो वो 2 लाइनों के पीछे मैं भागता रहा जी। और इसीलिए जब ये बात आई एक बार कि साहब वो गीत लिखना कठिन है कि गज़ल लिखना कठिन है, तो हमने कहा साहब वैसे तो मैं हिंदी उर्दू को दोनों को अलग नहीं मानता, सारी भाषाएं बोलियां वो करती हैं, तो लेकिन गीत कठिन है। तो उन्होंने कहा कि साहब गीत कठिन है, तो बोले क्यों? हमने कहा गीत इसलिए कि आप एक ही भाव पे सेंट्रलाइज होकर गीत पूरा लिखना पड़ता है जी। और गजल में आपको ये छूट दी जाती है कि एक शेर आपका किसी भी विषय पे हो, दूसरा दूसरे पे हो, इसलिए गजल लिखना। और हमने कहा तो वो बोले कि आप गजल लिखिए। तो मैंने कहा
जो चूंकि मैं बहर फहर का तो ये तो उस्ताद तो नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में फिर एक बात आई जिसने मुझे लोकप्रियता दी, और वो जो है एक पत्रिका में जो है ये हमने जो है सरस्वती वंदना जो है को गजल में लिखा। अच्छा अच्छा, हमारे दर्शकों को सुनाइए। और उसमें हिंदी उर्दू के शब्द मिले हुए हैं, और हमारे यहाँ के उस्ताद साहब थे कस्बी साहब जी जी। जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसे देखें, तो वो बोले कि भाई हमारे यहाँ तो हमद बोलते हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ सरस्वती होती नहीं उर्दू में, तो आप सरस्वती वंदना गजल में ही कहें। अच्छा अच्छा। तो वो मैं एक मेरी ये पहचान है जी। ये पत्रिका में जो है समग्र दृष्टि में जी जून में पूना से निकलती थी, 2006 में ये बंद हो गई है। हाँ वो बंद हो गई, और उसमें ये जो है सरस्वती वंदना जो है वो गजल कुछ पंक्तियां सुनाइए। देखिए आप, तो ये जो है सरस्वती वंदना है कि माँ इनायत आज मुझ पर दीजिए और जिंदगी में बंदगी भर दीजिए, पाक हो नजरें तो दिल भी पाक हो, पाक हो नजरें तो दिल भी पाक हो, मुझ पे कुछ ऐसा करम कर दीजिए और जिंदगी में बंदगी भर दीजिए कि दीन दुखियों का रहूं गमख्वार में, दीन दुखियों का रहूं गमख्वार में, दिल में वो जज्बा मेरे भर दीजिए, बीज नफरत के भले बोए कोई, बीज नफरत के भले बोए कोई, प्यार के उनको सजर कर दीजिए, प्यार के उनको सजर कर दीजिए, माँ इनायत आज मुझ पर कीजिए, जिंदगी में बंदगी भर दीजिए। मैंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं जी, कुछ जो है कहानियाँ पत्रिकाओं में भी हैं, कुछ लघु कथाएं भी हैं जी, और बुंदेली में भी कहानियाँ लघु कथाएं हैं जी। और चूंकि मेरी शुरुआत गीत से रही है जी जी, तो मैं अब आपको एक गीत, प्रेम गीत जी जी जरूर स्वागत है। वो गीत का शीर्षक है अंतिम बार। ठीक है, शुरू करें। आओ तो आओ अंतिम बार, जाओ तो जाओ अंतिम बार, आओ तो आओ अंतिम बार, जाओ तो जाओ अंतिम बार, मन को ये स्वीकार नहीं पर आना जाना बारंबार, आओ तो आओ अंतिम बार, बहुत अधिक लगने लगती है थोड़ी सी भी दूरी, बहुत अधिक लगने लगती है थोड़ी सी भी दूरी, तुम ही बताओ क्या है तेरी मिलने में मजबूरी, जब तक ना होते दीदार, जब तक ना होते दीदार, जब तक ना होते दीदार, जीना हो जाता दुश्वार, मन को ये स्वीकार नहीं पर आना जाना बारंबार, आओ तो आना अंतिम बार, जाओ तो जाना अंतिम बार, मन को ये स्वीकार नहीं पर आना जाना बारंबार। ज्योति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप साकेत जी, मैं एक और आपसे सवाल करना चाह रहा था। हमारा बंजारा बीट शिक्षाप्रद एकेडमिक चैनल है, इसको नई पीढ़ी के लिए आप कोई संदेश अगर देना चाहें तो अच्छा लगेगा। जी, मेरी पहले तो बंजारा बीट्स के लिए शुभकामनाएं हैं और मैं अपने मित्रों के लिए बंजारा बीट्स के प्रोग्राम देखता रहता हूँ। ये समय के साथ समकालीन कदम ताल करने वाला आपका बंजारा बीट्स है और मैं ये चाहूँगा कि इसे आप यूं ही जो जैसे जैसे समय बदलता है सोशल मीडिया का, इसको
और अपना नया रूप देते रहें, और युवाओं से भी कॉलेज के माध्यम से आप जुड़ें, ताकि जो है, क्योंकि युवाएं नई पौध को मौका मिले और साहित्य का, शिक्षा का, सबका जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार हो, देश के अंदर जो है राष्ट्रीय एकता की भावना हो, देश प्रेम की भावना हो, लोगों के अंदर वो जो है आपके गैर राजनीतिक काम हो जो सामाजिक उत्थान और शैक्षिक उत्थान के लिए और देश की प्रगति के लिए हो। युवाओं का सहयोग आप और ज़्यादा से ज़्यादा लें जी, और बुजुर्ग तो आप लोगों के साथ हैं ही जी। तो ये थे साकिब सुमन जी, जो अपने मन की सारी मनोदशा हमारे साथ शेयर कर रहे थे। साकिब जी, हमसे बात करने के लिए, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी बंजारा बीट्स के लिए ज्योति जी फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे गीत को अंतिम बार ना माने और आपका स्वागत है हमारे घर पर और आपकी सब जगह। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।